नमस्कार। जी न्यूज के विशेष कार्यक्रम जन संवाद में आपका स्वागत है। जन संवाद ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम जनता के मुद्दों पर बात करेंगे, उनकी समस्याओं को सरकार तक ले जाएंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे कि आखिर जनता क्या चाहती है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में। तमाम लोग हमारे साथ हैं यहाँ पे जो जनता से सवाल पूछना चाहते हैं, जिनकी बात सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, सरकार उनकी सुनती नहीं है, या फिर वो अपनी बातों को वहां तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे थे। तो वो प्लेटफॉर्म है जी न्यूज का जन संवाद। हम बात करते हैं यहाँ पे लोगों से। सर, क्या मुद्दे हैं इस समय के देश के, प्रदेश के, किन मुद्दों पर सबसे अधिक चर्चा है इस वक्त? लखनऊ का जो मेन मुद्दा हमारा विशेषकर इस विराम 4 से लेके विराम 4-1 ये ग्वारी से हुसड़िया चौराहा रोड कहलाती। पहला तो इसमें सर्विस लेन ही नहीं है, कोई अपनी गाड़ी से या कैसे अपने घर से निकलेगा और कैसे अंदर जाएगा, क्योंकि मेन रोड से ही आना जाना रहता है और सब उसमें डैश होते हैं। हमारी तो रोज़ ही नुकसान होता है। यदि वीआईपी मूवमेंट हुआ तो हमें गाड़ी अंदर पैक करना पड़ेगा और हमारे पास पैक करने के लिए रास्ता नहीं है, तो फिर हमारी चालान हो जाएगा। नंबर 1 प्रॉब्लम। नंबर 2 प्रॉब्लम है कि जनेश्वर पार्क यहाँ पर सबसे बड़ा पार्क है और उसके लिए इतना अथाह व्यक्त आता है जिसके कोई सीमा नहीं है। हमारा जो चौराहा ग्वारी चौराहा है ये 10 रोडों से मिला हुआ है और 10 रोडों के जो मिला हुआ है तो वहाँ पर जो चौराहा का जो निकलने का जो रास्ता होता है बहुत कम हो जाता है। तो हमने एफएम से भी एक बार ये बात कही थी कि जो है हमारे इसके लिए कुछ यहाँ पर ग्वारी हाल्ट बना हुआ रेलवे का, उसको कुछ वो कर दें तो वो भी डेवलपमेंट हो जाएगा, जहाँ जनता आएगी और जाएगी। और इस मेन मुद्दा हमारा इसी के लिए था। मेन मुद्दा आपका सड़क का है। सड़क एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि सड़कें अच्छी हों, चौड़ी सड़कें हों, जिससे लोगों को आने जाने में कोई समस्या ना हो। आपके पास कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? जैसे कि आप देख रहे हो, मैं युवा हूँ, मेरे लिए मेन मुद्दा सरकार से यही है, एक यूजीसी का मुद्दा कि धर्म की राजनीति करते करते ये सरकार जो है जातियों में युवाओं को क्यों बांट रही है। दूसरा, इनकी जो ठेकेदारी प्रथा है वो पारदर्शी क्यों नहीं है। ये जो आउटसोर्सिंग जिसमें ये बच्चे, भाई रोजगार सबसे बड़ी समस्या है और उस रोजगार में इन्होंने ये जो ठेका प्रथा कर दिया है, उससे क्या है कि बच्चों का शोषण हो रहा है, हम युवाओं का शोषण हो रहा है। तो ये कैसे, ये समस्या का समाधान ये कैसे बड़ा मुद्दा है। यूजीसी सर देश का बड़ा मुद्दा रहा, प्रदेश का बड़ा मुद्दा रहा। आपके पास भी तमाम ऐसी बात होंगी जो सरकार तक आप पहुंचाना चाहते हैं। सर, सबसे बड़ा मुद्दा है इंक्रोचमेंट का। रोड पे इतने ठेले गाड़ी लगी हैं, उनका कोई इशू नहीं है। अभी हम गाड़ी खड़ी कर दें चालान आ जाएगा। मैं गया लालबाग एक सामान लेने, दुकान पे गाड़ी खड़ी करके सामान लेके बाहर निकला, मेरे पास मैसेज आ गया कि मेरा 2000 का चालान हो गया। और हज़ारों गाड़ी वहाँ पे ठेले लगे हैं, उसका कोई वो नहीं है, उनका चालान नहीं होता, लेकिन मैं गाड़ी खड़ी करूँगा तो चालान हो जाएगा। अभी आप चौराहे देखिए कितनी गाड़ी ठेले लगे हुए हैं और हम अभी गाड़ी खड़ी कर देंगे, आधे घंटे के अंदर चालान मेरे पास आ जाएगा। तो इसको सुधारिए ना आप, इंक्रोचमेंट हटाइए। गाड़ी खड़ी करते हैं उसका चालान होता है, ठेले का कोई चालान नहीं होता है। जो परमानेंट वहाँ पे खड़े हैं, इंक्रोचमेंट किए हुए हैं। किन मुद्दों पर आप बात करेंगे? अभी क्या मुद्दा चल रहा है? कुछ ऐसी समस्या जो आप सरकार तक बताना चाहते हैं, अपने नेता से उसका जवाब चाहते हैं? सर, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ एलडीए का है कि एक मिडिल क्लास आदमी पूंजी जमा करके एक मकान बनवाता है, ठीक है, लेकिन रजिस्ट्री होते समय, असेसमेंट होते समय एलडीए के लोग कहाँ होते हैं। उसके बाद कि पहली बार सील किया जाता है कि एलडीए द्वारा सील किया गया, क्या पहली बार में लेन देन पूरा नहीं हो पाता कि लिखा जाता है कि पुनः एलडीए द्वारा सील किया गया। और दूसरा सर, एक अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि मैं चाहता हूं कि हर मंथ वो हर महीने लखनऊ में आए, ताकि जिस तरह से राजधानी को सजाया जाता है दुल्हन की तरह, ताकि वो हर बार इस तरह सजता रहे। भले ही खर्चा होता है, लेकिन उसी बहाने कम से कम एक राजधानी का एक सौंदर्य जो होता है वो बदल जाता है। फिर से जैसे ही जाते हैं उसके बाद दोबारा वही प्रक्रियाएं चालू हो जाती हैं फिर उसमें। बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि सर, आप यहाँ के रहने वाले हैं, काफ़ी दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? और कुछ बदलाव टैक्सेशन में चाहते हैं। आम जनता के जो मकान गिराए जा रहे हैं उस पे चाहते हैं। टैक्सेशन में जैसे जल का टैक्स है, हाउस टैक्स है, इतना इंक्रीज कर दिया है कि लोगों की पकड़ से ही दूर होता जा रहा है। वो कमाए, अपनी जीविका चलाए या टैक्स भरे, उस पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। सड़क, नाली, इंक्रोचमेंट, टैक्स, ये सब तमाम मुद्दे रहे। आपके पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं?
सर निरंतर मुद्दे आते रहते हैं हमारे पास, हम लोग क्षेत्र में सक्रिय भी हैं। जैसे पार्षद जी हमारे हैं यहाँ पे जितने भी गोमती नगर का पॉश एरिया है, सभी पार्षद महोदय यहाँ पे सक्रिय भी हैं, परंतु कार्य में एकदम ढीले हैं। कोई कार्य हो नहीं पा रहा संपूर्ण रूप से, चाहे कूड़ा इकट्ठा हो जा रहा है, चाहे नाली हो जा रही है। अगर बारिश का समय आ गया, बारिश होने वाली है, बारिश हुआ तो ये पूरी नालियाँ पूरे रोड जाम हो जाते हैं। इसकी कोई समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। ये तो हमेशा से ये मुद्दा रहा है यहाँ पे पानी लगने का। जी, इसको लेके आपने कभी बातचीत करने की कोशिश? नगर निगम जा चुके हैं, कई बार जा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं, सिर्फ चिट्ठी ही चिट्ठी होता है। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं कोई होती। बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं। आप क्या कहेंगे, आपके पास किन मुद्दों को लेके आप? सर ये जो हम लोग के यहाँ काम होते हैं, पहले नालियाँ बनती, पहले रोड बन जाती हैं, उसके बाद उसको उखाड़ के फिर नालियाँ बनाई जाती हैं। और रोड फिर जो है पता चलता है 4 साल बाद टेंडर होता है, फिर 4 साल बाद तब तक उस रोड की स्थिति ऐसे हो जाती है कि निकलने लायक नहीं रह जाती। सबसे बड़ा मुद्दा सड़क का ही है आप लोगों मैं आर्किटेक्ट MB सिंह। हमारा शहर में कई सारी समस्याओं को लेके मुद्दा है। सबसे पहले साफ़ सफाई को लेके एवं जल भराव को लेके है, क्योंकि बरसात के समय में जगह जगह जल भराव होता है, नाली के गड्ढे खुले रहते हैं और उसमें हम लोगों की कार खड़ी करने के लिए, निकालने के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। लोगों को पार्किंग प्रॉपर नहीं मिलती है, सड़क पे खड़े हुए वाहनों का फ़ोटो खींचकर चालान किया जाता है। और सबसे बड़ा मुद्दा है व्यापारियों की सुरक्षा से लेकर। हम लोग DM साहब के कार्यालय में अपना शस्त्र लाइसेंस के लिए बार बार आवेदन करते हैं, बार बार लोगों से सिफारिश कराते हैं, बट कार्यालय से उचित व्यवस्थित तरीके से हम लोगों के शस्त्र लाइसेंस निर्गत नहीं किए जाते हैं। बहुत सारी सिफारिश लगाने के बाद भी लाइसेंस नहीं मिलते हैं। असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है हम लोगों के बीच में। तो हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी एवं जो भी हमारे संबंधित अधिकारी हैं वो इस चीज़ को संज्ञान में लें और सभी व्यापारियों की सुरक्षा की भावना से जो उचित कार्रवाई हो उसको करते हुए शस्त्र निर्गत किए जाएं। आप युवा हैं, आप भी यहाँ पे व्यापार करते होंगे, कुछ काम करते होंगे, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ा समस्या हमारे लिए हमारे गांव साइड में है, जो यहाँ पे रोड अभी तक मेरे हिसाब से 15-20 साल हो गया, अभी तक रोड नहीं बनी है। तो वैसे उखड़ सरकार गई ने है, अपनी योजना लाई थी गड्ढा मुक्त सड़कें, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वहाँ पे अभी जाके देखे जाए तो वहाँ पे विधायक आ चुके हैं, सांसद आ चुके हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार से वर्क नहीं शुरू हुआ कौन है। सी जगह है? ये हरदोई में ब्लॉक अहिरोरी है, जहाँ पे जो जयप्रकाश सांसद जी हैं वहाँ पे, और हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं प्रभाष जी हैं, प्रभाष कुमार विधायक जी हैं, जो अभी तक उसमें कोई भी किसी प्रकार से वर्क नहीं किया गया। 2-3 बार शिकायत की गई है, हर तरीके से किया गया, अभी कोई मतलब गड्ढा मुक्त वाला कोई वहाँ पे अभी कुछ कार्यकाल नहीं शुरू हुआ है। आप क्या कहेंगे, किन बातों को लेके आज शेयर करेंगे अपनी? देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं समाज में, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं जब आम जनमानस की, उस पर गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं है। जैसे गांव स्तर पे प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं और विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के नाम पे अधिक धन उगाही हो रही है, वहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और सरकारी विद्यालय जैसे प्राइमरी विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट का इस पर कोई ध्यान नहीं है। दूसरी तरफ है जल जीवन मिशन के तहत गांव की सड़कें खोद के छूटी पड़ी हैं। 4-4 साल हो गए, ठेकेदार सड़कों को खोद कर चले गए, लेकिन अब उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। छोटे बच्चे, जानवर उसमें गिर रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, उस पर गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं रहे। ठेकेदार पैसे भुना के अपने घर चले गए हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, कितना गिनाया जाए, गवर्नमेंट कोई फोकस ही नहीं रहा। कई समस्याएं हैं लोगों के पास, लोग बताना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? समस्याएं तो इतनी है भैया कि क्या क्या बताया जाए। लखनऊ के अंदर रहने में सबसे बड़ी समस्या है LDA और नगर निगम खुद की है। इनका विकास का झूठा ही नाम दिया गया प्राधिकरण है ये खुद समस्या है। एक आप मकान बनाने जाइए, पैसा दे दीजिए, आपका सब कुछ ठीक है। पैसा ना दीजिए तो आप 1000 में बनाइए, चाहे 1100 में बनाइए, उसको गिरना ही गिरना है। आपकी पहुँच है, पैसा है, बच जाएगा। नगर निगम की स्थिति ये है कि जो परिसीमन हो चुका है जिन क्षेत्रों का जो नगर निगम के अंतर्गत आ चुके हैं, अब उनकी स्थितियाँ ये है कि वहाँ न रोड है न कुछ है। पैसा आज ही से लेना शुरू कर दिए हैं, भले वो 5 साल 6 साल बाद बने। तो कितनी समस्याएं गिनवाई जाए। नालों की स्थितियाँ ये है कि घर से पानी निकल रहा है, बगल वाले घर में बह रहा है, नाला बना नहीं, नगर निगम को पैसे जा रहे हैं। रोड है ही नहीं। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का परिसीमन उनका होगा क्षेत्र। उस क्षेत्र में 200 से ज़्यादा 300 मीटर की सीसी होगी, सब रोड कच्चे हैं। आप गाड़ी छोटी लेके चले जाएंगे, आपके चेम्बर लड़ जाएंगे। कहिए रोज आप गाड़ियों को ले आके गैराज पे खड़ी करके उनको बनवाइए। तो समस्याएं इतनी है, क्या क्या गिनवाया जाए। सरकार से बहुत सारी समस्याओं का सवाल है। ऐसे जैसे बात हो रही थी रोडों की ही बात करते हैं
जैसे आप देखिए प्राइस हाइक होता जा रहा है, पेट्रोल का बढ़ता ही जा रहा है दाम। इसके अलावा आप देखेंगे हर चौराहे पे बैरिकेटिंग है, हर चौराहे को बैरिकेड कर रखा है, चौराहा बना हुआ है। आप यही उसड़िया चौराहे का हमारे देख लीजिए, बैरिकेड हो रखा है, इधर से उधर नहीं जाना, आपको घूम के जाना है। आप पेट्रोल और फूकिए। एक तरफ बात करते हैं कि इन्वायरमेंट बढ़ना चाहिए और दूसरी तरफ पेट्रोल वही फूकवा रहे हैं। चौराहे बने हुए हैं और चौराहे को बैरिकेड करके वहाँ दुकानें फ्लरिश हैं। भाई ऑर्गेनाइज सेगमेंट होता तो मैं कहता चलिए अच्छा हो गया, अनऑर्गेनाइज सेगमेंट की वहाँ दुकानें लगी हुई हैं और आपको घूम के जाना है लंबा। तो चौराहे किस लिए हैं? अगर आपके पास ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो भाई आप तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देंगे, आप और लोगों को भर्ती कर लीजिए। हमारी तो उम्र निकल गई, लेकिन हमसे जो यंग एज के हैं भाई आप एडमिशन लीजिए, फिर से एग्जाम लीजिए, आप भर्ती करिए अगर पुलिस कम है तो। लेकिन उन चौराहों को बैरिकेड कर रहे हैं। उस चौराहे से आप निकल जाइए, कैमरा खड़ा है आपका चालान काटने के लिए, चलिए गलती हो गई, चालान काटिए, लेकिन आप रास्ता तो छोटा करिए। पेट्रोल के पाइप बढ़ाते जा रहे हैं और रास्ते लंबे करते जा रहे हैं। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे जो बात कर रहे थे अभी हमारे बड़े भैया ने जो बताया कि यहाँ पे अतिक्रमण इतना ज़्यादा है, ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी गाड़ी खड़ी हो जाए पुलिस वाला आप ही का चालान काट जाएगा। ठेले वाले कैसे खड़े हैं फिर? ये सब समस्याएं हैं। चालान एक बड़ी समस्या रही है लोगों के पास, चालान, सड़क, क्या कहेंगे? सर चालान तो है ही है। दूसरी समस्या यह है कि जैसे सरकार कह रही है कि हम स्वच्छ भारत अभियान पे काम कर रहे हैं, आप बाहर प्लाजा के सामने देखिए कितना स्वच्छता अभियान दिख रहा है। सिटी में आप घूम लीजिए, लखनऊ में कहाँ पे समुचित शौचालय की व्यवस्था गवर्नमेंट ने दे रखी है? कहीं भी नहीं। ये शौचालय बना हुआ है, आप जाके देख लीजिए कैसा शौचालय बना है, कितनी सफाई गवर्नमेंट ने कर रखी है। आप अस्पताल की बात कर लीजिए, लोहिया हो, सिविल हो, कितनी अच्छी फैसिलिटीज अस्पताल में दी जा रही है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अभी मैं सुबह लोहिया होके आया हूँ, सुविधा के नाम पर कोई भी व्यवस्था गवर्नमेंट ने वहाँ कर नहीं रखी, केवल अस्पताल चल रहा है। मुद्दे बहुत हैं, कहने की कोई बात नहीं है। मुद्दे बहुत हैं, लोग सरकार से जवाब चाहते हैं। क्या आपके पास मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दे के नाम पर बताऊं तो मुद्दा बहुत है। सबसे पहला, जो सड़कों पर आवारा गाय घूम रही है, जिस पे सरकार हमेशा नारा लगाती है, गौ रक्षकों के लिए बात करती है, गाय बचाने के लिए बात करती है। आए दिन देखता हूं कि गाय सड़क पे घूमती रहती है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई देखने वाला भी नहीं होता है। इधर आप देखेंगे मॉल एवेन्यू की तरफ एक बार गाय की एक्सीडेंट हो गई थी, 3 दिन बेचारी घायल पड़ी हुई थी, लेकिन नगर निगम और कोई प्रशासन के लोग देखने तक का भी काम नहीं किए, ना ही इलाज कराने का काम किए। सड़क की बात रही तो सड़क में आप जाएंगे, गोमती नगर की कई ऐसी जगह है जहां सड़क में आज भी गड्ढे खुदे हुए हैं। बस हाईटेक सड़कों को बना करके जो गली वाली सड़कें हैं उनको पूरा तरह से क्षतिग्रस्त है। उस पर आज तक कई शिकायतों के बाद भी देखने को मौका नहीं मिला है। सरकार के किसी भी कर्मचारी कोई भी नहीं आता है, देखता है कि उस पर बात हो, उस पर आवाज़ उठाया जाए। तमाम मुद्दों पे आवाज़ उठाने पर भी कोई भी प्रशासन या शासन के अधिकारियों को, कर्मचारियों को कानों में रूं तक भी नहीं झेंकता है। कुछ कहना चाहते हैं? विरामखंड 1 से लेके विरामखंड 4 एक नाला बह रहा है जो 20 मीटर का है और ये इंदिरा नगर से आके गोमती नदी में मिलाता है। इसके ऊपर ढक्कन नहीं है। नतीजा ये है कि उसके जो गंद निकलती है, सारे एसी खराब हो जाते हैं। हर 2 साल बाद एक नया एसी खरीदना है। ये सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ का है। आपके पास कुछ ऐसे सवाल जो आप सरकार से पूछना चाहते हैं? एक तो सबसे पहला मुद्दा, अभी सरकार ने जो यूजीसी लाया है, केंद्र सरकार अभी कहती हम लोग जाति धर्म से ऊपर बढ़े, लेकिन उन्होंने यूजीसी ला के हम सवर्णों में, ओबीसी में, दलित के बीच में दरार खड़ी कर दी। पहला मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा ये, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनका ये कहना है कि हम शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन आप आज भी देखिए लोग आईसीएसई बोर्ड को, सीबीएसई बोर्ड को प्रेफर करते हैं। आखिर ऐसी क्या समस्या है कि हम जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग हैं वो यूपी बोर्ड को क्यों रिकमेंड नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो टेक्निकल शिक्षाएं हैं वो नहीं दी जाती हैं। तो सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। टेक्निकल शिक्षा पे विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। आप क्या कहेंगे, क्या आपके पास मुद्दे हैं? मुद्दे तो हमारे पास यही, जैसे हमारा टूर एंड ट्रैवल का काम है सर, तो हम यही कहें 1 टाइम टैक्स जमा होने की बात हो रही है, तो 1 टाइम टैक्स कोई जमा कर ही नहीं पा रहा आजकल। जैसे हम लोग का टूर एंड ट्रैवल का है, टैक्सी में गाड़ियाँ जो चलती हैं तो उसमें 1 टाइम टैक्स कोई कर ही नहीं पा रहा है। और करेगा कैसे? जो आदमी टूर एंड ट्रैवल की गाड़ियाँ ले लिया है तो चलवा रहा है, तो 1 टाइम टैक्स मतलब बहुत ज़्यादा पड़ जा रहा है, महंगा। टूर एंड ट्रेवल्स के भी है, लोग टैक्स से सबसे अधिक परेशान हैं। जी सर, टैक्स ले लिया जाता है, उसके बाद अब जैसे लोगों से ज़बरदस्ती टैक्स बाद में लिया जाता है। अभी आप कहीं जाइए उसके बाद भी टैक्स आपको देना पड़ता है। 1 टाइम टैक्स भरने की सरकार बात कर रही है परिवहन विभाग से, वही हम चाहेंगे कि 1 टाइम टैक्स कोई भर ही नहीं भर पाएगा। और तो शिक्षा के लिए देखा जाए तो किसी स्कूल की फीस निर्धारित नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में 8 से 10 हज़ार रुपये हर महीने लिए जाते हैं। पता चलता कहीं पे 500 लिया जाता, कहीं 1000। कोई टैक्स निर्धारित नहीं है। हर किताबें और वो बच्चों को स्कूल से मिलती नहीं है। सारी चीज़ें आपको बाहर से खरीदते हैं, उस पर भी आदमी कमीशन लेता है।
तो ये इस पर सरकार कुछ करना चाहिए कि बच्चों के लिए जो फीस है वो पेरेंट्स के लिए कम से कम निर्धारित रहे। फीस बड़ी समस्या है। यूनिवर्सिटी में भी फीस वृद्धि को लेकर काफ़ी बातचीत हो रही थी, लोग उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कहेंगे? सर फीस की समस्या तो है ही, जो निजीकरण चल रहा है विद्यालयों में। जैसे सरकार ने बहुत सुविधाएं दी हैं, सरकारी विद्यालयों में भी बच्चों को जाना चाहिए, लेकिन लोग भेजते नहीं हैं। और जो ये निजीकरण जो विद्यालयों में चल रहा है, फीस की लगातार बढ़ोतरी, चाहे वो किसी फंक्शन को लेके हो, चाहे ड्रेस कोड को लेके हो, चाहे पढ़ाई की शिक्षाओं को लेके हो, सारी सुविधाएं स्कूल से संबंधित सब वो विद्यालय खुद ही दे रहा है, उसके बदले धन उगाही का कार्य कर रहा है। इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप भी युवा हैं, बिजनेसमैन हैं, क्या एक समस्या है आपके साथ? भैया हम तो रोज़गार पे ही कहेंगे। मिडिल क्लास आदमी रोज़गार कर रहा है। आजकल जो गराज पे बहुत सीज और सारी चीज़ें चल रही हैं। जलकल विभाग कॉमर्शियल पैसा ले रहा है, नगर निगम कॉमर्शियल पैसा ले रही है, बिजली विभाग कॉमर्शियल पैसा ले रही है। गवर्नमेंट को उसका ऐसा उपाय निकाले कि उसको सीज करना। अब तो सीज ना करके डायरेक्ट जेसीबी ले आके गिरा दे रहे हैं सब। उसमें कितना नुकसान हो जा रहा होता है। एक तो रोज़गार की इतनी कमी है, रोज़गार के नाम पे कुछ भी नहीं है उत्तर प्रदेश में। मतलब अब यही हमारी परेशानी है, यही हम लोग कर रहे हैं भैया इस समय। किन समस्याओं को लेकर अब बात करेंगे? समस्याएं बताई कि अभी थोड़ी देर पहले बताया भी है। समस्याएं बहुत, जैसे आपने अभी शिक्षा पे बात किया। प्राइवेटाइजेशन इतना ज़्यादा खतरनाक मुद्दा है कि इंसान ये नहीं समझ पा रहा है कि बच्चों को पढ़ाए कि बच्चों के साथ क्या करे। उनको घर पे बैठा ले। आप बड़े स्कूलों में चले जाइए, यहाँ बहुत से बड़े बड़े विद्यालय हैं, स्कूल हैं। यूनिवर्सिटियों का हाल ये है कि वहाँ जाएंगे उनको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। जनरल कैटेगरी के लिए कटाव इतना हाई है, जनरल के बच्चों की स्थितियाँ ये हो जा रही हैं। ओबीसी के लिए अलग रख दिया गया। अब तो नया मुद्दा ला दिए यूजीसी का। यूजीसी के मुद्दे से पहले अब जनरल उपजे, वहाँ से बाहर आए, फिर उसके बाद किसी और मुद्दे पे वो सवाल जवाब करे। तो मुद्दे तो इतने बना दिया गया है सरकार ने कि मतलब उसमें उलझ के हर कैटेगरी, हर वर्ग के लोग परेशान हो चुके हैं। शिक्षा बहुत बड़ा इस समय बहुत बड़ी समस्या है लोगों की। शिक्षा बहुत, एजुकेशन बहुत बड़ी समस्या है। आप भी अभी पढ़ते होंगे, तो क्या लगता है कि और किन किन समस्याओं पे सरकार से बात करनी चाहिए? फिलहाल भैया मैं लखनऊ की बात करूंगा तो सरकार जो है फिलहाल प्रदूषण, ट्रैफिक जाम, लखनऊ में जो आए दिन एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। आवारा पशुओं, जो छुट्टा पशु हैं, अपना आए दिन सड़कों पे इधर उधर जैसे जानवर हुए, कुत्ते हुए, गाय हुई, इन सब चक्करों में जो है आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिस वजह से काफ़ी चीज़ें, बाकी आपका जो ट्रैफिक जाम होते रहते हैं, जिस वजह से काफ़ी रेड लाइट हुए, चाहे जो हुए, लोग आए दिन चालान हुआ, कुछ ना कुछ होते रहते हैं। मतलब ट्रैफिक जाम की वजह से जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ लखनऊ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, आवारा पशुओं द्वारा जो आए दिन एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, जिससे बहुत ही हानि हम लोग, हमारे युवाओं को, बुजुर्ग को, जो भी हमारे साथी हैं, सबको उठाना पड़ रहा है। ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या रही। लोगों ने बताया सड़क भी यहाँ पे छोटी हैं, चौड़ी सड़कें नहीं हैं, चालान से लोग परेशान हैं। आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे पे सबसे अधिक बातचीत होनी चाहिए? सबसे अधिक बातचीत इस मुद्दे पर होनी चाहिए। कोई भी सरकार तो 10 साल रह लेगी, इस तरह की समस्याएं आएंगी और लोकतंत्र में सरकारों का बदला जाना आवश्यक है। जब भी कोई सरकार 10 साल तक रहेगी तो तानाशाह हो जाएगी और तमाम समस्याएं आएंगी और सरकार बदलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं। रहा सवाल ट्रैफिक भाई गाड़ियाँ बढ़ रही होंगी, इसकी कोई सरकार समस्या का समाधान संभव नहीं। सरकार लंबे समय से है, बेरोजगारी बढ़ी है। आपकी कुछ ऐसी बात जो सरकार तक पहुँचाई जानी चाहिए? बिल्कुल, बेरोजगारी है, महंगाई है, नेतृत्व का, सरकार का संवाद नहीं है, आम जनमानस से संवाद नहीं है, अधिकारियों से संवाद नहीं है, अधिकारी बेलगाम है, घूसखोरी बढ़ चुकी है। इसलिए बढ़ चुकी है कि कहीं से कोई मतलब संवेदनशीलता सरकार के अंदर नहीं है। तो कुल मिलाकर के सरकार के अंदर तमाम कमियां हैं और 11 साल हो गया तो 10 साल 9 साल हो गया तो हो ही जाता है। घूसखोरी एक नई समस्या इन्होंने बताया। अभी तक जो थे लोग सड़क पे बात कर रहे थे, ट्रैफिक जाम की बात कर रहे थे, आप क्या कहेंगे? ट्रैफिक जाम समस्या है और आवारा पशु भी समस्या है, होना चाहिए निवारण। किन किन मुद्दों पे और आपको ऐसी बातचीत जो आपको सरकार तक पहुंचनी चाहिए आपकी बात? सर सबसे बड़ा तो एक स्वास्थ्य का भी मुद्दा है, जो मेडिकल लाइन है। सर आप राजधानी में खड़े हैं इस समय और प्रदेश की राजधानी है ये। दूसरी चीज़ की यहाँ लोहिया, राम मनोहर लोहिया एक संस्थान है जो कि उसका भी निजीकरण कर दिया गया है।
इतने बड़े प्रदेश में राम मनोहर लोहिया में सर सब मिला के 20 वेंटिलेटर हैं खाली। प्रदेश सर बड़ा है। ये बताइए सर, ये 27,000 करोड़ का हाईवे और 10,000 करोड़ का हाईवे, जिसके पास गाड़ी होगी सर वही चल सकता है उसमें। पहले जान बचाने का काम करें। जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं हमारे लखनऊ में, लखनऊ राजधानी है जिसमें सिर्फ 2 हॉस्पिटल हैं। लोक बंधु जैसे हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर की सुविधाएं नहीं रहती हैं। लोहिया था वो भी निजीकरण कर दिया गया, उसको संस्थान बना दिया गया सर। अब ये बताइए पूरे प्रदेश में सर एक इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद वेंटिलेटर की संख्या सिर्फ 20 है सर। कोई अगर मर रहा हो तो एक पेशेंट को उतार कर उसके फिर भर्ती किया जाता है उस पर, वो भी अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं 24 घंटे तक सर मरीज ऐसे तड़पता रहता है। हॉस्पिटल एक बड़ी समस्या रही, हॉस्पिटलों की कमी रही। आप यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक तरह से जनप्रतिनिधि की तरह यहाँ पे काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं। क्या इन समस्याओं को दूर करना चाहिए? जी बिल्कुल तत्काल करना चाहिए। जैसा हॉस्पिटल की जो समस्याएं हैं, लोहिया है, सिविल है, मेडिकल कॉलेज है, और हम लोग दूर जनपदों से हमारे पास लोग आते भी रहते हैं जिनको यहाँ पे कोई सुनवाई, कोई सुरक्षा नहीं है। हॉस्पिटल में निजीकरण इस तरीके से हो गया है कि लोहिया पेशेंट जाता है, वहाँ से उसको बोला जाता है कि आप यहाँ जाइए, आप किसी प्राइवेट में जाके इलाज कराइए, और प्राइवेट में टोटल वहाँ धांधली चल रही है। कोई सिक्योरिटी नहीं है कि मरीज जिंदा है या बचेगा या नहीं बचेगा। काफी नाराज आप दिख रहे हैं किसी बात को लेकर कि आप नाराज हैं। देखिए, नाराजगी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। जैसे लखनऊ में बहुत सारे पढ़े लिखे बेरोजगार साथी घूम रहे हैं, सरकारी भर्ती निकल नहीं रही है, प्राइवेट सेक्टर में उनको कम सैलरी मिल रही है, आउटसोर्सिंग का भी ऐसा धंधा कि नौकरी के नाम पे लोगों को पैसा लेकर के ठगने का काम चल रहा है। ये सबसे बड़ी जो लखनऊ में युवाओं के साथ हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि युवा यहाँ पर नौकरी की तलाश में गांव से दूर लखनऊ में आता है, पैसा खर्च करता है, नौकरी के नाम पे पैसे देता है, उसके बाद उसे नौकरी नहीं मिलती और उसे दर दर अपनी नौकरी के लिए भटकना पड़ता है। तो सरकार सबसे पहले बेरोजगारी के सवाल पर सोचने का काम करें, रोजगार पर बात करें। दूसरी है महंगाई, बिजली, पानी, इन सब मुद्दा है। इन सब मुद्दों पे सरकार विफल रही है हमेशा से। जब भी बात किया जाता है सिर्फ सरकारी कर्मचारियों द्वारा श्वासन दिया जाता है, काम एक पैसे का नहीं होता है। सरकारी कर्मचारियों के द्वारा केवल बातों को सुना जाता है। काफी नाराज थे, अभी आप बोल रहे थे कि बहुत से मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे हैं जो सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का, उसको खत्म करो और जनसंख्या खत्म करो, बस बाकी सब खत्म हो जाएगा। रोजगार पे बात करें। सीधी सी बात है यार, रोजगार आज के डेट में है किसके पास, ये बता दो। सब तो टोटल प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना। रेलवे 70% प्राइवेट हो चुका है। प्राइवेट वाले ही कमा रहे हैं ना, वो ठेकेदारी तो कमा रहे हैं, आदमी तो कमा नहीं रहा है। यहाँ का आदमी बम्बई जाता है, वो कलकत्ता, वो दिल्ली जा रहा है। बम्बई जाता तो वहाँ मराठी और भाषा के नाम पे भगाया जाता है। तो हिंदुस्तानी, हिंदू धर्म, ये धर्म, वो कार्ड खेलते हैं, कोई मतलब है उसका। वहाँ जाके अभी मैं गया था 10 दिन पहले, वहाँ का डेवलपमेंट देखो, यहाँ का साला कोई डेवलपमेंट नहीं। अभी होगा इधर लगे 2007 में जो वहाँ था वो 2025-26 में इधर होगा। लेकिन पहले जॉब के ऊपर क्रिएशन होना चाहिए। ठेकेदारी पद्धति से किसी का फ़ायदा नहीं होना है, ठेकेदार का ही फ़ायदा होगा। और आज सरकारी तंत्र तो सरकारी क्या है, आज ये सरकार जाएगी, दूसरा आएगा, तो सरकारी आदमी तो पहले जैसा था वैसा ही रहेगा, उसमें कोई सुधार होना नहीं है। थोड़ा बहुत होगा प्लस माइनस। नई जनरेशन का क्या, आज के डेट में आप बता दूँ, नई जनरेशन इंडिया में रहना नहीं चाहती, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। और उसमें भी जनरल कास्ट का आदमी नहीं रहना चाहता है, और मैं मेरे जैसा आदमी तो रखना भी नहीं चाहूँगा। क्या यहाँ पर 70 साल में अगर विकास नहीं कर पाए इतना संविधान में दे करके, यूजीसी का जो मैटर बीच में निकला था, अगर 70 साल में अगर जनरल कास्ट को दिया तो कहाँ से कहाँ पहुँचता। बिना दिए हुए अभी भी लड़ रहा है, जी रहा है, तो वो अपने जनरेशन को यहाँ नहीं रखना चाहता, जा रहा है। कितने लोग माइग्रेट हो चुके हैं आज के डेट में, पता है आपको? नई पीढ़ी कितनी माइग्रेट होके जा रही है। वो कहती है इंडिया में रहने का क्या भविष्य है, क्या लड़ते रहे झड़ते रहे, कोई मतलब नहीं है ना। तो नई जनरेशन बाहर देखती है, जिसके पास लड़ना है लड़ रहा है, ज़िंदगी अपनी ख़त्म कर रहे हैं। उद्धार तब होगा जब यहाँ से, जब तक संविधान में से ये यूजीसी वाला मैटर और ये सब जो निकला था बीच में, पूरी तरह बाबा साहब ने 10 साल के लिए लाया था। ये जितने पॉलिटिशियंस है, एक एक मुद्दा बताता हूँ आपको। पहला मुद्दा तो ये लोगों ने 10 साल के लिए लाया था, इसको ख़त्म करना चाहिए था। सब नेता एक जैसे हैं, चाहे ये सरकार है चाहे वो सरकार है। मैं बोलूँगा हो सकता है मुझे जेल भी हो जाए, देशद्रोह का मुकदमा भी लग जाए। पहला उसको ख़त्म करना चाहिए था। सेकेंड आ जाते हैं एजुकेशन सिस्टम को, उसको बदलना चाहिए, वो नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बाद में होता है, ये 2 चीज़। और सबसे मेन चीज़ आती है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी कभी नहीं ख़त्म होगी, क्योंकि साइकोलॉजिकल यहाँ बैठ गया है। और बताइए, आपके पास क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे आप सरकार से बात करना चाहते हैं, उनसे सवाल पूछना चाहते हैं? दरअसल
सबसे बड़ी खासियत यह है कि मेरी तो तब्दीली में यह आ चुका है कि अब किसी मुद्दे पे, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, इनके बीच में पड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये बुरी तरह करप्ट हो चुके हैं और ये किसी के सगे नहीं है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा किसी के बारे में। और कुछ मुद्दे जिससे आपको रोजगार, बेरोजगारी, सड़क, नाली, ये सब तमाम मुद्दे लोगों ने बात की। यूजीसी एक बहुत बड़ा मुद्दा माने। नाली और सड़क ही चल रहा है सर, सड़क और नाली से बाहर निकलेंगे? एआई का जमाना चल रहा है, कौन से देश में कहाँ जा रहा है आज के डेट में। कल को क्या गया, एक मोबाइल में एप्लीकेशन आता, आदमी डर जाता है। ऐसी चीजें हो रही हैं सब, तो हम सड़क और नाली पे ही पड़े रहेंगे। पहला तो सिस्टम को बदलो, सिस्टम में चाहे वो कोई भी चीज़ का हो, प्राइवेट और गवर्नमेंट में कोई फर्क नहीं रह गया है, कोई फर्क नहीं रह गया है। नेता एक दिन के लिए बन गया तो उसको तो बढ़िया मस्त पेंशन मिल रही है, सब फैसिलिटी मिल रही है। हाँ, हम साला प्राइवेट काम करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है? घंटा मिल रहा है। प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ी समस्या रही। लोगों में जिस तरह से नाराजगी है प्राइवेटाइजेशन को लेकर, क्या कहेंगे? प्राइवेट में जो चीज़ें हो रही हैं वो हो रही हैं। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा है जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये जो सरकारी निम्न कर्मचारी हैं, सिपाही हो गए, इन लोग को अपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर बड़ी समस्या आजकल हो रही है। मैं ऐसे कई सिपाहियों को जानता हूं जो अपने मंडल से 500-500 किलोमीटर दूर है, लेकिन अपनी बात वो उच्च अधिकारी तक नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि उच्च अधिकारी उनकी सुनता नहीं है। ये समस्या है कि अधिकारी में जो इस समय अहंकार आया है, ये बदलना चाहिए। अधिकारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। लोग अधिकारियों को लेकर काफ़ी नाराज हैं, उनसे बातचीत करना चाहिए। सर, अधिकारी क्या है, जब आप 10 बार जाते हैं तब भी आपको उनके पास टाइम नहीं रहता है। आप जब उनके पास पहुंचते हैं तो पता चलता है वो वहाँ पे उपस्थित नहीं है। उसके बाद आदमी 10 बार घूमता है, उसके बाद आप लेटर दे के आते हैं, उसको किनारे रख दिया जाता है, कोई समस्या का समाधान नहीं होता उस पर। तो कम से कम उसको सुना जाए। आपके पास कौन से मुद्दे हैं जिससे जो कि आप सरकार से उन मुद्दों को पहुंचाना चाहते हैं? सनातन हिंदू महासभा में प्रदेश अध्यक्ष आकाश सिंह, और हमारा जो क्षेत्र है वो खड़गापुर क्षेत्र है। और हमारे खड़गापुर क्षेत्र में हमेशा कई दिन से मैं देखते हुए आ रहा हूँ कि पानी की समस्या जनताओं को बहुत रहती है। और हमारे वहाँ से जो पार्षद हैं वो समाजवादी पार्टी से, उनका नाम तो मुझे नहीं, क्या नाम, शायद कोई रावत जी हैं कोई, और वो वहीं से पार्षद ही, मतलब वहीं से सभा से समाजवादी पार्टी जो पार्षद हैं। और अभी जब लगभग उनको 4 साल हो गया कार्यकाल को, बट उन्होंने कार्य क्षेत्र में कोई भी कार्य अभी तक उन्होंने कराया नहीं है, जिससे कि जनता हमारी बहुत ही परेशान है। और ये अभिषेक जी हैं जो कि खड़गापुर गांव में ही रहते हैं, और वहाँ की जो सड़कें हो गई, वहाँ की जो जनता हो गई, वो पानी से लेके नाली से लेके हर तरफ से वहाँ की जनता परेशान है। तो बस हम तो बस यही आश्वासन देते हैं कि अगर हमारी समस्या को अगर वो सरकार अगर सुने तो जो जनता जो नाली से, जो सड़क से जो पीड़ित परेशान जो है, इसका समस्या का पे इसका हल निकाला जाए। समस्या अभी आपसे बात हो रही थी आपके साथी से, किन किन समस्याओं पर आप बात करना चाहते हैं? जय श्री राम, जय गौ माता। मैं अभिषेक सिंह राजपूत, बड़े भैया हमारे आकाश सिंह। और मैं समस्या बताना चाहूँगा जो कि यहाँ खड़गापुर में आए दिन रोड से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो नालियाँ हैं वो नहीं सही है, यहाँ पानी रोडों पे भरा रहता है, जो सड़कें पे आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। इसको जल्द से जल्द सही किया जाए, सरकार से बस ये मैं कहना चाहूँगा। रोड एक्सीडेंट, इसके अलावा चालान, यूजीसी, ये एक बड़ा मुद्दा। आप काफ़ी सीनियर हैं, क्या कहेंगे कि इसमें कितना बदलाव होना चाहिए? एक और चीज़ का हमें उस मुद्दे पर नहीं आ रहे, दूसरे मुद्दे पर आ रहे हैं। हम जब आरटीआई करते हैं तो आरटीआई का जवाब ना डीएम देता है, ना बिजली विभाग देता है, ना नगर निगम देता है, कोई देना नहीं चाहता है। 10-10 साल हो जा रहे हैं, और आयोग जो है, सूचना आयोग, वो ले भी नहीं पा रहा है। वो हर 2 महीने बाद वो डेट दे देता है, जबकि 30 दिन के अंदर जो है उसका आरटीआई का जवाब होना चाहिए था। तो ये हमें लग रहा है जैसे सरकार के ये लोग नुमाइंदे बन करके सरकार का ही फायदा दे रहे हैं कि हम कोई ऐसी चीज़ नहीं देंगे जिससे कि जो है जनता खुश हो जाए। तो आरटीआई का जवाब नहीं मिल रहा है, और उसका नतीजा होता है कि हम अपने मुकदमे को नहीं पूरी तरह से फाइट कर पा रहे हैं। अब जैसे बिजली विभाग ने हमारे कनेक्शन दे दिया दूसरे के नाम पर, हमारा मकान कब्जा हो गया, हम आरटीआई मांग रहे हैं, बिजली विभाग वो दे ही नहीं रहा कि उनके पास ना तो कोई प्रूफ है ना कुछ है, और कनेक्शन दिए बैठे कह रहे मैं काटूंगा नहीं। अब ये बड़ी समस्या। नगर निगम के पास जाइए कि साहब मैं 10 साल का हमारा डिटेल दे दीजिए, तो नगर निगम कहता है हम आपको डिटेल नहीं दे पाएंगे, मेरे पास डिटेल ही नहीं है, और उसमें नाम चढ़ा दूसरे का। तो इस तरह की बातें आती हैं। पुलिस के पास जाइए तो वो आपको समाधान नहीं देते, बल्कि उल्टे डर लगता है कि कहीं जाना हो थाने में बंद कर दें बुढ़े आदमी, फिर
कहाँ दौड़ेंगे, ना बाल ना बच्चे। तीसरा, डीएम के पास गए तो आरटीआई दिया, तो आरटीआई का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने टरका दिया कि नगर निगम जवाब देगा। और नगर निगम ने कहा कि आप ये तो सब जो है तहसीलदार के जवाब में है, तहसीलदार देगा, तहसीलदार ने दिया ही नहीं। तो इस तरह के जो पत्र जाते हैं, तहसीलदार को जाएंगे, नगर निगम को जाएंगे, बिजली विभाग को जाएंगे, सिविल जज के यहाँ जो हम पत्र डाले, 7 जगह डाला, पोस्टल को डाला, 7 मेरे लेटर थे और 7 लेटर का जवाब मेरे मुफीद नहीं मुझे मिला। और वो मुकदमा आज 15 साल से चल रहा है इसी चक्कर में। अब उसमें एक एससी आदमी हमारा मकान में कब्जा कर लिया, नतीजा हम वहाँ अपने घर के सामने खड़े तक नहीं हो सकते, क्योंकि तुरंत एससी एक्ट हमारे ऊपर लग जाओगे। उनकी महिला अपना कपड़ा नोच के फेंक देंगी और हमें जो है अंदर कर दिए जाएंगे तुरंत। ये हमारी सबसे बड़ी गूढ़ समस्या आ गई है कि जो सूचना आयोग है वो सूचना भी नहीं ले पा रहा है, और जो विभागीय प्रशासनिक विभाग है वो कुछ काम नहीं करना चाहता है। आप उनके पास जाएँ तो वो कुछ नहीं करते, बट डेट ही डेट देते हैं। क्या आप कहेंगे कि आपको किन मुद्दों पे सरकार से बात करनी चाहिए? सर, सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर हम लोग कोई भी बात उठाते हैं तो उस पर हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों को सिर्फ ये बोल दिया जाता है जनरल क्लास है ये लोग। अगर आपके खिलाफ कोई भी एससी कोई भी झूठा मुकदमा भी लिखा देता है तो हमसे पूछा नहीं जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम लोगों पर सीधा केस रजिस्टर कर दिया जाता है। जी, ये हमारी समस्या तहसील उतरौला, शहर उतरौला, जनपद बलरामपुर की समस्या है, और उस समस्या को मैंने बराबर आज जो है फेस कर रहा हूँ। बस इतनी सी बात। क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों पे आज बातचीत करेंगे? ये मेरे बड़े भैया हैं, वो भैया बड़े भैया हैं जो है। बोलिए आप अपनी बात। ये चाहते हैं कि भैया कि जैसे चाचा जी परेशान हैं, वैसे हर बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो हम चाहते हैं हर आदमी का जो है निष्कारण बढ़िया सा होना चाहिए। आप किन चीज़ों पे परेशान हैं? मैं भी परेशान हूँ, जैसे ही जो हर चीज़ों से जो है। क्या मुद्दे ऐसे होने चाहिए जो आपको सरकार तक अपनी बात पहुँचानी चाहिए? इस सरकार से भैया हर किसी कोई व्यक्ति परेशान ही है, समझ लीजिए आप, हर कोई परेशान है ना। कोई अपनी ज़िंदगी, देखिए अपना भी कोई तरीका है, कोई जी नहीं पा रहा है, हर कोई कहीं ना कहीं बंधा हुआ है हर जगह पे जो है। जैसे चाचा जी पीड़ित हैं, वैसे मैं भी परेशान हूँ, भैया भी परेशान, सब परेशान हैं। परेशानी बताइए जो आपकी व्यक्तिगत है वो बताइए। मैं ये भैया चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग क्षत्रिय हैं, बहुत भैया भी हैं, सब क्षत्रिय हैं, तो जो ये हरिजन वाला मामला है, इस मामले को थोड़ा सा कम किया जाए और हम लोगों को भी मतलब आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। किन मुद्दों पे आप बात करेंगे, किन मुद्दों से आप? मैं जैसा कि इस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, एक यूथ हूँ तो यूथ के बारे में ही सोचूंगा। और आज की जनरेशन में क्या है, हमारी जो सरकार है इसमें बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी कह सकते हैं, या फिर हम जैसे जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो सबसे ज़्यादा मुद्दा कटाव का होता है, ठीक है। उस टाइम पे कुछ हमारे जैसे लड़के, जैसे मैं फोटोग्राफर हूँ तो मैं फोटोग्राफी फील्ड में रहता हूँ, ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो अपनी टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं अलग अलग। तो कि मैं सरकार से एक अपेक्षा ये करना चाहता हूँ कि एक ऐसी व्यवस्था और देश में होनी चाहिए हमारे लिए, जैसे आजकल AI सिस्टम हो गया है, उनके लिए अलग से एक कॉलेज होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। और आज के टाइम पे टेक्निकली लोगों को जितना स्ट्रॉन्ग करके हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं, उतना शायद फिजिकली नहीं कर सकते हैं। तो यही मैं विनती करना चाहूँगा कि टेक्निकली कोई स्कूल होना चाहिए। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे अभी आप बातचीत करना चाहते हैं, जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि मैंने देखा है कि जैसे यहाँ पे कई वो हैं कल्याण विभाग हैं, जैसे अल्पसंख्यक कल्याण है, महिला कल्याण है और पिछड़ा वर्ग कल्याण है। युवा कल्याण परिषद क्यों नहीं है? युवाओं के कल्याण के लिए क्यों कुछ नहीं हो रहा है? ये सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है? और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है रोजगार, सबसे बड़ी समस्या है। ये इतना बेरोजगारी फैला रखे हैं, इतना बेरोजगारी फैला रखे हैं कि युवा एकदम आतंकित है। क्या क्या करे वो? प्राइवेट नौकरी में भी उसका शोषण हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने ठेकेदारी प्रथा आरंभ कर दी है। मेरी सरकार से एक ही दरखास्त है कि किसी भी तरीके से युवा कल्याण परिषद का इनको गठन करना चाहिए, जो सिर्फ युवाओं के बारे में सोचे। हम युवा प्रधान देश हैं तो उनके बारे में सोचे। रोजगार, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, जो बेरोजगारी है। रोजगार इस सरकार में सबसे ज़्यादा हमारे धर्म को बांटने का काम किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे कि यूजीसी हो गया, जनरल और ओबीसी को अलग करना। अब इस धर्म में पहले क्या था, हिंदू और मुस्लिम था। अभी हमारे हिंदू धर्म में ही लोगों को अलग करने का जो है साजिश रची जा रही है, जो इस सरकार से भी हो रही है, दूसरे सरकार से भी हो रही है। इस पर मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मुद्दा वाकई में जिन्होंने उठाया, यूजीसी का जो मुद्दा है, ये बहुत ही गलत मुद्दा है, क्योंकि इसमें सवर्ण को चिन्हित करके सभी लोगों से एक दूसरे को खंडित करने का कार्य हो रहा है।
जो कि सब संगठित हुआ करते थे, हिंदुओं की पहचान हुआ करती थी, सबको जातियों में बांटने का कार्य सरकार द्वारा हो रहा है। इस पर तत्काल एक्शन लेना चाहिए। एक राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भैया, एक राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भैया, क्योंकि यहाँ भी हिंदुओं का देश है, हिंदू लोग रहने चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हम लोग हिंदू सनातन हैं और इस सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग भी हैं। सरकार तो सिर्फ सनातन पे ही बातचीत कर रही है, नहीं कर रही है, खुल के आ ही नहीं रही। खुल के आती तो बहुत सारी चीजें बाकी रह गई हैं। अगर बातचीत हो रही होती तो आज के टाइम पे देख रहे हैं कितनी गौ हत्याएं हो रही हैं हर दिन। जितना युवा जागरूक हो रहा है, गौकसी पे रोक लगाना चाह रहा है, उससे ज्यादा गौकसी हर दिन हो रही है। हमारे जैसे सनातनी कुछ भाई हैं जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अभिषेक ठाकुर हो गए, अक्कू पंडित हो गए, दक्ष चौधरी हो गए, ऐसे ही बहुत सारे युवा हैं जो आजकल की गौ रक्षा के दल से जुड़ के और कार्य कर रहे हैं। उन पे क्या किया जा रहा है, दूसरे हमारे हिंदू भाइयों के ही जरिए जो यूजीसी वाले हैं या अलग कास्ट के हैं, उनके द्वारा हमला किया जा रहा है। वो सारी चीजें हमको खुद में समझनी चाहिए और हिंदू एकता, राष्ट्र एकता होनी चाहिए। कौन कौन से और मुद्दे हैं जो सरकार से आपको भी बात करना है? जैसे कि सबसे बड़ी समस्या जैसे ये है कि आप आए दिन देखते होंगे सोशल मीडिया पे या फिर अपने आंखों सामने भी देखते होंगे कि हाईवे के सामने फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस हो गया या फिर तमाम एक्सप्रेस हो गए जिसपे गौ माता का जिसपे एक्सीडेंट हो जाता है। और ये सिलसिला मैं कई वर्षों से मैं देखते हुए आ रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार से कि वो जो गौ माता का जो एक्सीडेंट हो रहा है उस एक्सीडेंट को रोकने के लिए सरकार कुछ ऐसी सुरक्षा वहाँ पे कुछ ऐसी वहाँ पे लाभ सुविधा वहाँ पे दे, जिससे कि जो आए दिन जैसे तमाम हम लोग पास फ़ोन आते रहते हैं हमारे संगठन के पास, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास कि इस आगरा एक्सप्रेस पे या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस पे या फिर फलानी इस जगह पे गौ माता का एक्सीडेंट हो गया है, वो चोटिल है। तो हमारे संगठन के द्वारा, सनातन हिंदू महासभा के द्वारा उस वहाँ के जितने भी हमारे यूथ के कार्यकर्ता हैं हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और जितना हम लोगों से हो पाता है, हम लोग को जितना हो पाता हम लोग फिलहाल उतना करते हैं, लेकिन अब हम लोग उतना ही कर पाएंगे जितना हम लोग के हाथ में है। आज सरकार अगर हमारा साथ देती है तो ये जो गौ माता का जो ये एक्सीडेंट हो रहा है या फिर गौ माता को जो ये चोटिल हो रही है, इस चीज़ को हम लोग कुछ हद तक इसको हम लोग रोक सकते हैं उसको। और आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो बढ़ रहा है वो है धर्म परिवर्तन और लव जिहाद। लव जिहाद तो आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि जो आजकल के हमारे कुछ ऐसे देशद्रोही पैदा हो गए हैं, आतंकवादी जिनको हम कह सकते हैं, कुछ ऐसे देशद्रोही हैं जो आतंकवादी हैं, हमारे हिंदू बहन बेटियों को अपना निशाना बना रहे हैं, उनको अपना शिकार बनाना चाहते हैं। ठीक है, आते हैं कुछ मुस्लिम भाई हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, मैं नहीं उनको बुरा बोलना चाहूँगा, बट कुछ ऐसे मुस्लिम हैं, कुछ ऐसे मुस्लिम नहीं, उनको आतंकवादी कह सकते हैं हम, जिहादी नाम दिया जाता है। और वो जो है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं हमारी हिंदू बहन बेटियों पे। उनके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। किन मुद्दों पे और आपको? देखिए, मैं व्यापारी आदमी हूँ, ठेकेदार हूँ, मैं जीएसटी के मुद्दे पे बात करना चाहूँगा। देखिए, सरकार कहीं से भी अगर अकाउंट में पेमेंट आता है 10-20 लाख रुपए आ गया तो तमाम तरह की पूछताछ होने लगेगी कि कहाँ से आपके पास आया, किस मद में निकाल रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें। जब CGST का मेरा चालान होगा 3 करोड़ 78 लाख का, तो मैंने उनसे ये कमिश्नर से बात करी कि भैया हम जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ परसेंटेज करके आपको दे देंगे, धीरे धीरे हमारा व्यापार भी चलता रहेगा, हम GST भी भरते रहेंगे। लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि 3 करोड़ से कम अगर आप जमा करोगे तो आपको जेल हो जाएगा, ये वो तमाम तरह की बातें। मैंने खेत मकान दुआर सब बेच के GST के चालान भरा। अब आप सर ये बताइए कि आपके पास, अगर मैं मान रहा हूँ मैं व्यापारी हूँ, मैं व्यापार किया, मुझसे गलती हो गई, मैं मान रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी गलती 10-20 लाख 25 लाख, जब सब चीज़ ऑनलाइन है, जब मेरा 10-20 लाख की गलती हुई उसी समय आपको मुझको चालान नोटिस भेजनी चाहिए थी। जब 3 करोड़ 78 लाख का हो गया तो मेरे घर पे डायरेक्ट छापा पड़ा CGST से और 32 लोगों की टीम आई थी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर मैं कोई व्यापार कर रहा हूँ, नया हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो अगर मेरा छोटा क्रम है तो उसी समय हमको चालान दे दीजिए, नोटिस दे दीजिए। जब मेरा बड़ा हो जाएगा तभी आप नोटिस दोगे। वैसे तो आप एक माचिस भी खरीदते हैं तो उसका GST आप लगा लेते हो और अकाउंट से पेमेंट होता है तो करते हो, और जब हमारे खाते में पैसा आ जाता है तब भी आप जान जाते हो कि कितना पैसा आया गया। लेकिन जब GST इतना बड़ा हो गया तब आप ऐसे मेरे घर पर छापा मार रहे हो। आप 3 साल से मैं बेरोजगार हूँ, आप खुद सोचो कि मैं अपने बीवी बच्चों को लखनऊ जैसे शहर में कैसे पाल रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि सरकार को इसमें कुछ न कुछ तो मितव्ययता, थोड़ी सी तो लोच देनी चाहिए कि भाई ठेकेदार अगर काम कर रहा है, मान लीजिए अगर 10 करोड़ का मैं साल में काम कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास 10 लाख 20 लाख अर्निंग हुई, मैं 5 लाख 10 लाख रुपए सालाना आपको जमा करने के लिए कह रहा हूँ, हर तरीके से तैयार हूँ, आपके साथ एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हूँ, कोऑपरेट कर रहा हूँ। तो CBCID से जाँच, कानपुर CGST से साहब, लखनऊ से जाँच, तो ये सब चीज़, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है भैया। अगर मैं नया व्यापारी हूँ, मुझसे कुछ गलती हो जाता है तो मेरी गलतियों को आप गुनाह बना दिए।
भाई मेरी गलती 10 लाख की रही होगी, 20 लाख की रही होगी, 50 लाख की रही होगी, लेकिन आपने उस समय टोका नहीं। जब वो गुनाह हो गया, 3 करोड़ 78 लाख हो गया, उसके बाद 1 करोड़ 52 लाख रुपए का पेनाल्टी शूट आउट कर दिए। 4-5 करोड़ रुपए हम जैसे मिडिल क्लास लोग कैसे भरे हैं वो हम जानते हैं। 3 साल से मैं अपने परिवार को लखनऊ में लेकर रह रहा हूँ। लाख रुपए किसी भी जनरल आदमी का अगर ठीक ठाक सिस्टम है तो लाख रुपए महीने खर्चा है, मैं कैसे जी रहा हूँ मैं जानता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है भैया, आप खुद सोच के देखिए और इसको पहुँचाइए सरकार तक कि इसमें कुछ ना कुछ करें। बिल्कुल। तो जन संवाद एक ऐसा कार्यक्रम है जो सरकार तक मुद्दों को पहुंचाती है। आपके पास किन मुद्दों को? मुद्दे बहुत हैं भैया। मुद्दे जैसे यूजीसी अभी लागू कर दिया गया, पहले हम लोग जातियों में बटे भी नहीं थे, अब इतना जातियों में बांट दिया गया। लोग कहते हैं मैं एक ब्राह्मण जाति से आता हूँ, तो ब्राह्मण जाति होना क्या गुनाह है? लोगों ने कहा कि ब्राह्मण जाति ऐसी जाति थी कि हम लोगों को मतलब ओबीसी ST/SC को बढ़ने नहीं दिया गया। वाल्मीकि जी कौन थे? वेद व्यास कौन थे? अगर हम इनको बांटते ही, जो हमारे पूर्वज हमारे जितने भी ग्रंथ लिखे हैं जो भी हैं, हम लोग तो उनको भी उनकी भी तो इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं ना। वाल्मीकि जी कहते हैं उनको, वेद व्यास जी कहते हैं ना। अगर हमारे पूर्वज इतने ही क्रूर थे तो वेद व्यास जी कैसे लिख दिए महाभारत, वाल्मीकि जी कैसे रामायण लिख दिए? आज हम उसी को पूजते हैं, तो हमारे ऊपर भी तो लांछन 20 प्रकार की, हमारे लिए भी समस्या बहुत है। दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हम लोग हैं प्रेजेंट टाइम में, और यह आबादी बढ़ती जा रही है। इनको यूजीसी लाना जरूरी है, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति और जाति की राजनीति इनकी चली जाएगी। तो सर जो पहले माना जाता है उसको लागे ना। पहले आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आते, आप यूजीसी लेके आ रहे हैं, आपस में हम लोगों को लड़वा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? क्योंकि अब चुनाव पास आ गया है तो इनको एक मुद्दा चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम या अपने हिंदू भाइयों को बांट के अलग करके वोट बनाया जाए, फिर से वैसी ही सरकार बनाई एक जाए। बात आपको मैं कान खोल करके बोलना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए। हिंदुओं के नाम पर ये वोट लेती है सरकार, हिंदुओं के नाम पर ये वोट लेती है सरकार, और यही सरकार हिंदुओं को बांटने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। नए नए कानून जो आपस में लड़ा दिए गए, आज जो मतभेद पैदा हो रहा है सवर्ण और ओबीसीओं में, आप ये बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? हम सब मिलकर ने इस सरकार को इस सत्ता में बैठाने का काम किया है ना। सबका वोट लिया उन्होंने, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष या एक व्यक्ति विशेष जाति का वोट लेकर के वो सत्ता में आए हैं। जब सभी के सहयोग से वो सत्ता में आकर बैठे हैं तो उनको सभी के बारे में सोचना चाहिए, सभी के विकास के बारे में सोचना चाहिए, समाज कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, मानव कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। मूलभूत समस्याएं जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस पे बात करनी चाहिए, ना कि यूजीसी जैसे बिल ला करके लोगों को असली मुद्दे से भटकाना। समाज में लोग लड़ेंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप बताइए। समाज में किसी कानून को लाने से 2 वर्गों में अगर लड़ाई हो जाए, उस लड़ाई से व्यक्ति विशेष की हानि पहुंच जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग सरकार को सत्ता में बैठाए हैं तो जो सोच कर बैठाए हैं, अगर हमारे मुद्दों पे खरा उतरने का काम नहीं करेगी तो सत्ता जैसे बनाया गया है वैसा सत्ता उनको गिरा भी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ दिनों पहले नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उनको ये दर्शाना था कि वो एक युवा हैं और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता निचले स्तर से आके उच्च स्तर पर कार्य कर सकता है, किसी पद पे आ सकता है। दूसरा कि ये सरकार में हमारे युवाओं को ज़्यादा तवज्जो मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग बनाया जाति के आधार पे, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाति के आधार पे, महिला आयोग बनाया लिंग के आधार पे, लेकिन सबसे बड़ी आबादी आज की डेट में चाहे प्रदेश स्तर पे हो चाहे देश स्तर पे युवाओं की है। लेकिन क्या भाजपा सरकार ने चाहे राष्ट्रीय स्तर पे चाहे राजकीय स्तर पे युवा कल्याण के लिए कौन सा काम किया है? ना कोई आयोग बनाया, ना कोई परिषद बनाया। हमारे जितने मंत्री 50 साल से ऊपर हैं, गिने चुने तो युवा में है। जो व्यक्ति 55-60 साल का है वो माध्यमिक शिक्षा का मंत्री बन के बैठा हुआ है। जो 50 साल पहले पढ़ाई छोड़ चुका है उसको बेसिक माध्यमिक शिक्षा के बारे में क्या जानकारी होगी? हमारा कम से कम ये सुधार होना चाहिए, हमारे राजनीति में ये बदलाव आना चाहिए कि उन लोगों को मंत्री बनाओ जिनकी जानकारी हो। 70 साल का व्यक्ति बेसिक शिक्षा का मंत्री बन के बैठा हुआ है, 50-60 साल का व्यक्ति माध्यमिक शिक्षा का मंत्री बन के बैठा हुआ है, और ऐसे हम लोग इस सरकार के अंदर काम कर रहे हैं। हम ही उनको वोट देते हैं और हम ही उनसे कुछ नहीं कह पाते हैं। योग्यता के आधार पे पद होना चाहिए। जितना मेरे भाई ने बोला है, ये भैया ने छोड़िए, बताइए जी। ये जो भैया हमारे बोले हैं, छोटे भाई हैं मेरे, इन्होंने एक शब्द भी गलत नहीं बोला है। तो भाई हम लोग सिर्फ हिंदू हैं, राष्ट्रीय चाहते हैं और हर चीज़ तरीके से ही चाहते हैं।
हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। तमाम मुद्दे हैं लोगों के, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, यूजीसी ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर युवा सबसे अधिक प्रभावित है। जनता के मुद्दों को सरकार तक हम पहुंचाएंगे और ये जनसंवाद कार्यक्रम ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों की बातों को उनके नेता तक पहुंचाता है, सरकार को सुनाता है। कैमरा पर्सन देशराज के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी न्यूज, लखनऊ।